दोस्तों, आने वाले 1 से 2 दिनों में एक बार फिर से मतलब सेकेंड राउंड की वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच में हो सकती सीज फायर को लेकर के, यानी कि 22 अप्रैल तक जो सीज फायर की बात कही थी, 22 अप्रैल को वो ख़त्म हो रही है। उससे पहले ही एक बार फिर से इस्लामाबाद में बातचीत करने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब्बास अराची से मुलाकात हुई है, ईरान के दौरे पर आसिम मुनीर पहुँचे हैं और इसके अलावा हर तरफ से पाकिस्तान जो है अपने आप को एक तरीके से मध्यस्थता के मामले में दोनों देशों को एक टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका बुरी तरीके से फंसा हुआ है। आपको याद है कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को लेकर के एक बयान दिया था। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर उसने लिखा था कि उसने चाइना से कहा है कि वो ईरान को हथियार ना सप्लाई करे। और उसने ऐसा जबरदस्त तमाचा डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर के मारा है, ना सिर्फ तमाचा मारा बल्कि हथियार भिजवा भी दिए। एक वीडियो आया सामने निकल के, जरा इसको देखिए। ये बताया ये जा रहा है कि ये जो हथियार हैं ये चीन ने एक तरीके से अपने कार्गो प्लेन के जरिए तेहरान भेजे हैं। खबरें ये बता रही हैं कि चीनी जो आर्मी का जो कार्गो प्लेन है उसके ज़रिए पाकिस्तान के क्वेटा हवाई अड्डे पर उतारा और उसके बाद में भारी मात्रा में जो गोला बारूद है वो एक तरीके से उसमें आप कह लीजिए कि सड़क मार्ग से ईरान को भेज दिया गया। और ये सब कुछ तब हुआ जिसके ठीक एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया था। इस ट्वीट में इसने क्या कहा था, देखिए। कहा था, चाइना इज वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आई एम डूइंग इट फॉर देम ऑल्सो एंड द वर्ल्ड। दिस सिचुएशन विल बी नेवर हैपन अगेन। दे हैव एग्रीड नॉट टू सेंड वेपन टू ईरान। कहा गया था कि चाइना इस बात पर सहमति जताई है कि वो ईरान को वेपन सप्लाई नहीं करेंगे और उसके अगले ही दिन इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके के वीडियोस निकल के सामने आए। और इसी बयान पर चाइना ने भी पलटवार किया। ये दिवांग का ट्वीट देखिए जिसमें चाइना की तरफ से सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को कायदे से फटकार लगाई गई है। चाइना की तरफ से कहा गया कि मैं उन अफवाहों को पर विराम लगाना चाहता हूं जो ऑनलाइन फैल रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि चीन ने अमेरिका के साथ इस बात पर सहमति जताई है कि वो ईरान को हथियार नहीं देगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है। यह सीधे तौर पर चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ये कहा था। यानी कि सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को एक तगड़ा झटका, और एक और बड़ा झटका मिला डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिकी सरकार को उस वक्त जब तमाम सारे विपक्षी सांसदों ने, डेमोक्रेट्स ने इस बात पर सहमति जता दी वोटिंग के माध्यम से बाकायदा कि इजराइल को अमेरिका अब अपने जो टैंक हैं, जो बुलडोजर हैं, जो वेपन हैं वो नहीं भेजेगा। ये सांसद हैं, अमेरिकी सीनेटर हैं बर्नी सैंडर्स। इन्होंने साफ साफ कहा कि इजराइल के लिए लगभग $500 मिलियन के बम और बुलडोजर को रोकने के लिए वो सीनेट वोटों पर दबाव डाल रहे हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर अपने वीडियो में कहा कि यूएस टैक्सपेयर नेतन्याहू के कामों से थक गए हैं और कांग्रेस को एक और ब्लैक चेक नहीं लिखना चाहिए। ये सीधे सीधे उन्होंने कहा। क्या कुछ कहा है, आप छोटा सा हिस्सा सुनिए पहले। I want to talk to you about 2 votes that I am forcing in the Senate today. Votes that could determine whether the United States continues to fund the extremist Netanyahu government's devastation in Gaza, the West Bank, and Lebanon. Some of the most horrific atrocities now taking place anywhere in the world. As all of you know, on October 7th, 2023, Hamas, a terrorist organization, attacked Israel. They killed over 1,200 innocent men, women, and children and took hundreds of hostages. और खबर देखिए ये भी आई है, इसमें देखिए क्या बताया गया। इसमें कहा गया कि जो वोटिंग हुई है उसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि 47 में से 40 डेमोक्रेटिक सीनेटर्स ने आईडीएफ को बुलडोजर आपूर्ति के खिलाफ मतदान किया है। इसके अलावा 47 में से 36 डेमोक्रेटिक सीनेटर ने आईडीएफ को जो बम ना दिए जाएं इस पर भी, इसके खिलाफ भी एक तरीके से मतदान किया है। यानी कि एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि सीधे तौर पर इसमें वो लोग भी शामिल थे जो अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करेंगे, और उन्होंने भी
डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों के खिलाफ वोट किया है बर्नी सैंडर्स के कहने पर दोस्तों। तो ये अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच इस्लामाबाद में बातचीत को लेकर के, सेकंड राउंड की बातचीत को लेकर के फिर से कोशिशें तेज हो गई हैं। ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, इसमें क्या बताया गया कि ईरान की समाचार एजेंसी जो है तस्नीम न्यूज एजेंसी ने अपने एक सूत्र के हवाले से दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दूसरा दौर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शुरू हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार जो मध्यस्थता करेंगे वो पाकिस्तान से आसिम मुनीर इस बातचीत की मध्यस्थता करेंगे। पहले दौर की बातचीत आपको पता है टूट गई थी, जिसकी मध्यस्थता स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और ईरान की तरफ से बाघेर खालिबाफ कर रहे थे और उसके बाद वो मध्यस्थता टूट गई थी। इस खबर में यह दावा किया जा रहा है कि लेबनान में जो युद्ध विराम के संकेत मिल रहे हैं उसकी वजह से यह वार्ता एक बार फिर से टेबल पर पहुंच सकती है। बताया गया कि सूत्रों के अनुसार लेबनान में युद्ध विराम पर प्रगति इस बात का संकेत होगी कि ईरान वार्ता की मेज पर लौटने को तैयार है या नहीं। यानी कि सीधे तौर पर दो प्रमुख शर्तें हैं ईरान की तरफ से। पहली शर्त यह है कि वो अपना इनरिच यूरेनियम किसी भी देश को नहीं सौंपेगा और वो यूरेनियम का एनरिचमेंट स्लो कर सकता है लेकिन बंद नहीं कर सकता। और दूसरा, जंग हर मोर्चे पर खत्म होनी चाहिए, यानी कि जो हमले लेबनान पर इजराइल कर रहा है वो तुरंत बंद होने चाहिए। दूसरी तरफ लेबनान पर हमले रोकने के लिए इजराइल की 3 शर्तें हैं। बफर जोन बनाया जाए, लिटानी रिवर के इधर का हिस्सा इजराइल के कब्जे में रहे और उधर का जो हिस्सा है वो लेबनानी आर्मी के कब्जे में रहे, यानी कि उधर से हिजबुल्लाह को हटाया जाए। तो ये ऐसी शर्तें हैं जिस पर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सारा इस पर दिमाग लगाया जाएगा, या यूं कह लें कि इजराइल की इन शर्तों को जो बफर जोन जो 8 किलोमीटर का बफर जोन बनाए जाने की बात कर रहे लिटानी रिवर के नॉर्थ की तरफ, वो अपने आप में एक बड़ा आप कह लीजिए कि ऐसी बात होगी जिसको लेबनान बड़ा मुश्किल से मानेगा या ईरान भी बड़ी मुश्किल से मानेगा। कुल मिलाकर के 1-2 दिन में फिर से यह वार्ता होने जा रही है और इसकी पुष्टि व्हाइट हाउस की तरफ से भी की गई है कि पाकिस्तान में ही अगले दौर की बातचीत होगी। जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए इसका। Would those talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. सीधे कहा गया कि वो शायद उसी जगह पर होंगे जहां पिछली बार थे। ये व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया। व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता हैं इस बातचीत में अकेले मीडिएटर हैं, जबकि दुनिया भर के कई देश हैं जो अपनी मदद देना चाहते हैं। प्रेसिडेंट को लगता है कि पाकिस्तानियों के जरिए इस कम्युनिकेशन को आसान बनाना जरूरी है और इसलिए ये जारी है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया। इस बीच देखिए, ये आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे थे, ये उसकी तस्वीरें हैं। वहाँ पर अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आसिम मुनीर का स्वागत किया और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब आसिम मुनीर जो है तेहरान में लैंड किया। और ये वीडियो देखिए, ये अब्बास अराक्ची ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है। ये सीधे तौर पर इस्लामाबाद में बातचीत से पहले मनाने की कोशिश है एक दूसरे पक्ष को। और ये देखिए, जब दोनों ही नेता मिल रहे हैं, देखिए आसिम मुनीर बैठे हुए हैं और इधर अब्बास अराक्ची बैठे हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों नेताओं ने टाई नहीं पहनी हुई है। अब्बास अराक्ची तो वैसे भी नहीं पहनते हैं, लेकिन आसिम मुनीर ने भी। क्यों? क्योंकि ईरान का मानना है कि टाई जो है एक तरीके से गुलामी का प्रतीक है और इसलिए ये भी एक जेस्चर की बात होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जब आप इतने बड़े टेबल पर जो है 2 बड़े देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मारियो नफाल लिख रहे हैं, सीज फायर एग्रीमेंट रीच इन लेबनान आफ्टर ईरानियन प्रेशर एंड पाकिस्तानी मीडिएशन एफोर्ट। बताया गया कि लेबनान में जो है सीज फायर एग्रीमेंट आखिरकार होने वाला है या हो सकता है, नतीजे पर पहुंचा है क्योंकि ईरान के दबाव की वजह से। इसमें बताया गया कि ईरान रिपोर्टेडली लिंक अ न्यू राउंड ऑफ नेगोशिएशन टू लेबनान सीज फायर। ये जानकारी दोस्तों अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से आ रही है। मधुरेंद्र कुमार ने एक ट्वीट किया ये बाघेर खालिबाफ की तरफ से, और जो सीधे तौर पर यह ताकीद कराता है अमेरिका और इजराइल को। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया कि लेबनान में व्यापक सीज फायर हिजबुल्लाह और रेजिस्टेंस की मजबूती का परिणाम होगा। अमेरिका को समझौते का पालन करना होगा। रेजिस्टेंस और ईरान एक ही आत्मा है। जंग
हो या सीज फायर हो, अमेरिका इजराइल फर्स्ट की नीति से पीछे हटे, ये सीधे तौर पर गालिबाफ की तरफ से किया गया। यानी कि इस बार जो नेगोशिएशंस होंगे, जो बातचीत होगी, उसका बहुत हद तक जो केंद्र बिंदु होगा वो हिजबुल्लाह और लेबनान में सीज फायर ही होगा। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, जो ब्लॉकेट चल रहा है उसमें सेंटकॉम की तरफ से खबर आई। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि ईरानी झंडे वाला कार्गो जहाज बंदर अब्बास से निकल करके हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलकर और ईरानी समुद्र तट के किनारे गुजरने के बाद यूएस ब्लॉकेट से बचने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रुएंस DDG-111 ने जहाज को सफलतापूर्वक दूसरी ओर मोड़ दिया, जो ईरान वापस जा रहा है। यह सीधे तौर पर इस बारे में जानकारी दी गई। अच्छा, इस बीच ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पाजेक्शियन ने, उन्होंने अमेरिका को लेकर के बहुत कड़े शब्दों में एक तरीके से हिदायत दे दी है। ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, देखिए क्या इन्होंने कहा एक तरीके से कहा कि अमेरिका हमको टेररिस्ट बताता है जबकि वो खुद असली टेररिस्ट हैं, और उन्होंने हर जगह जिसको चाहते हैं उसको वो मारते हैं, और वो बात ह्यूमन राइट की करते हैं। सीधे तौर पर ये बात मसूद पाजेक्शियन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से कही गई। इस बीच हिजबुल्लाह लगातार जो है सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल में हमले कर रहा है। सदर्न लेबनान में खास तौर पर जहां पर इजरायली सैनिकों का जमावड़ा है, उनके ठिकाने हैं, उनके अड्डे हैं, वहां पर सीधे अटैक कर रहा है, कहीं ड्रोन से तो कहीं वो आर्टिलरी एक्शन के जरिए। जरा ये तस्वीर देखिए, ये सीधे तौर पर देखिए, ये यहां पर अटैक किया गया है। ये सदर्न लेबनान का इलाका है। बताया जा रहा है कि यहां पर आईडीएफ की मौजूदगी थी और उसने रॉकेट से हमला किया, और उस पूरे ठिकाने पर जहां पर आईडीएफ सैनिकों की मौजूदगी थी वहां पर उसने उनको उड़ा दिया, और दावा यह किया गया इसमें कई सारे लोग मारे गए हैं। एक और तस्वीर देखिए, जब उसने अपने FPV ड्रोन के जरिए तैयबे सदर्न लेबनान का जो इलाका है वहां पर इस गैदरिंग को, इजरायली सैनिकों की गैदरिंग को जो है निशाना बनाया और उसको तबाह किया। ये वो जगह है, देखिए ये पूरी मौजूदगी थी और वहां पर सीधे तौर पर ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। एक और वीडियो देखें जब हिजबुल्लाह सीधे तौर पर रॉकेट के जरिए, मिसाइलों के जरिए जो है, आर्टिलरी के जरिए जो है इजरायली सैनिकों की मौजूदगी और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। देखिए जरा, ये आज की तस्वीरें हैं 16 अप्रैल की, बताया जा रहा है। ये इस तरीके से उसने दोस्तों इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।